अंबाला के विधानसभा चुनाव की क्रियाकलापों की गतिविधि तेज हो रही है। प्रत्याशी अपने अपनी तैयारी में जुड़ चुके हैं। इसी कड़ी में आज दिनांक 14/9/2024 को आजाद समाज पार्टी व जन नायक जनता पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें उम्मीदवार पारुल नागपाल जी ने कहा कि अंबाला का विकास बहुत पीछे चला गया है। पहले 10 साल कांग्रेस ने और अब 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने अंबाला में विकास के नाम पर भ्रष्टाचारी ही की है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर सिर्फ नारे दिए गए हैं, धरातल पर कोई काम नहीं किया है। अंबाला के कई गांवों में बेटियों को आज भी 8 किलोमीटर तक पैदल चलकर स्कूल में जाना पड़ता है। बेटियां आज भी शाम को 6 बजे घर से बाहर निकलने से डरती हैं। पारुल नागपाल ने कहा कि इस चुनाव में हम अपने बच्चों के भविष्य और विकास के नाम पर वोट करें। हरियाणा में आजाद समाज पार्टी, कांशीराम में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर्व समाज का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आती है, हम हर वर्ग, हर समाज के हितों के लिए काम करेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष आसपा कांशीराम श्री बलजीत राम, जिला अध्यक्ष जजपा श्री मनदीप बोपाराय, श्री ऋषिपाल, वरिष्ठ सलाहकार सुरजीत सोंडा, संदीप राणा, राजेश गरनाला, रवि बलाना, पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमने जो बुलाई थी वो हमने सिर्फ अंबाला के एक मुद्दे के लिए, जो अंबाला के हमारा एजेंडा रहेगा उसके ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जो अंबाला का एक हमारा इस इलेक्शन में एक एजेंडा रहेगा जिसपे हम काम करेंगे, तो उसमें है हमारा एजुकेशन है, हेल्थ है, महिला सुरक्षा है और निगम की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर काम करने के लिए। देखो, ये जो गठबंधन किया गया, ये पार्टी की लीडरशिप ने किया गया उनके द्वारा, क्योंकि ये किसानों और कमेरों का एक गठबंधन है, ये 36 बिरादरी का गठबंधन है, ये एजुकेशन को लेके एक गठबंधन है, एक युवा सरकार बनाने का गठबंधन है। क्योंकि जो हमारे दोनों बड़े लीडर हैं वो हमारे इस गठबंधन में दोनों ही 36 साल के, युवा सोच को लेके आने का गठबंधन है हरियाणा के अंदर। पार्टी का मैनिफेस्टो, जो संयुक्त मैनिफेस्टो, वो 1-2 दिनों में आ जाएगा, तो हम प्रेस जारी कर देंगे। देखो, सबसे बड़ा हमारा जो यहाँ पर एक मुद्दा है हर मध्यम वर्ग परिवार का और हर वर्ग का एक मुद्दा है, जो वंचित वर्ग का मुद्दा है, वो हमारी शिक्षा का मुद्दा है। हमारे बच्चों से जो शिक्षा ही ले ली गई है गाँव के अंदर, 5वीं के बाद कई आज भी ऐसे गाँव है, 106 गाँव में से कई ऐसे गाँव है हमारे विधानसभा के अंदर जहाँ पर बच्चों के लिए 5वीं से ऊपर स्कूल ही नहीं है। हमारी बेटियों को आज भी 8-8, 9-9 किलोमीटर पैदल चल के जो स्कूल में जाना पड़ता है अपनी शिक्षा लेने के लिए। कई बेटियां वही अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए उनके माँ बाप उनको आगे पढ़ाते ही नहीं है। तो यही सबसे बड़ा हमारा एक मुद्दा है, ताकि ये धरातल पे हम जो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जो सरकार द्वारा एक नीति लेके आई थे, हम उसको धरातल पे काम कर सकें। देखो, रोजगार को हम हर घर रोजगार, हमारी एक पहले ही योजना है जो हर घर रोजगार लेके आने के लिए, उसमें आज के टाइम में हर मध्यम वर्ग परिवार का जो खर्चा है वो 30 से 40 हजार रुपये खर्चा है। तो उसके तहत हम हर घर में एक रोजगार की एक हम वो आएगा स्किल के तहत, बच्चों को एजुकेशन के साथ स्किल देंगे तो, और महिलाओं को स्किल देंगे, उसके तहत वो हर घर में रोजगार होगा। देखो, ये तो सरकार ने ही बंद कर रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब एक आदेश दे दिया उस बॉर्डर को खोलने के लिए, तो सरकार ने फिर उस बॉर्डर को बंद किया हुआ। और वो सिर्फ अंबाला का एक जो कपड़ा मार्केट है, वो एक सिर्फ व्यापारियों की परेशानी नहीं है, वो हर लोगों की परेशानी है। कपड़ा मार्केट के साथ साथ शुगर कंट्रोल मार्केट भी है, उसमें 10 से 15 हजार लोगों का जो घर है वो चलता है। और आज वो उस कगार पे आ गए हमारे व्यापारी भाई, जो लोगों को हमारे को अपने घर दुकानों के रेंट तक नहीं दिए जा रहे लोगों, क्योंकि ग्राहक ही नहीं आ रहा कहीं से भी। तो ये एक सरकार की कहीं ना कहीं फ्लॉप है, क्योंकि सरकार जो बोलती है हम व्यापारी के साथ हर जगह खड़े हैं, आज व्यापारियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही योजनाएं तो धरातल पे फेल है। उन्हीं के तहत तो हमारे जो बच्चों का, मध्यम वर्ग के बच्चों और वंचित वर्ग के जो बच्चों से एक एजुकेशन का हक छीन लिया गया। जो एजुकेशन हमारा एक बेसिक हक है, जो हमारे को संविधान में एक लिखा गया, आपको एजुकेशन और हेल्थ देना सरकार की जिम्मेवारी है, तो वही हमारे बच्चों का हक जो छीना गया, उसकी ही हमारी लड़ाई है, जो हमारे बच्चों की लड़ाई है, जो उनको पढ़ाई 5वीं से आगे कई गाँव में स्कूल नहीं है। आज स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, जो सरकार बोलती थी बिना पर्ची बिना खर्चे के हम नौकरियां देंगे, तो उसी में टीचर ही नहीं है। 80 बच्चों को एक टीचर कैसे पढ़ा सकता है? देखो, वो बिल्कुल धरातल पे बिल्कुल फ्लॉप है। फैमिली आईडी हर 24 घंटे के अंदर अपडेट होती है, और आदमी को आज जो एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी है, हर आदमी को पोर्टल पे पहुंचा दिया है। और पोर्टल पे पहुंचाने के बाद सरकार ने एक प्लान तो लेके आए पोर्टल पे लेके आने का, बट उसको धरातल पे उन्होंने देखा नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, उसको लोगों के तक लेके कैसे जाना, उसका ब्लूप्रिंट नहीं था सरकार के पास। आज सीएससी वालों के पास आप जाओ, जो सीएससी रेट पे कोई भी सीएससी सेंटर वाला काम ही नहीं कर रहा। आज लोगों को 130 रुपए फैमिली आईडी बनाने के लिए लेने पड़ रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं जो बोल रहे बिना पर्ची, उसमें भी फ्लॉप है। आप चले जाओ तो वहां पर 3-3 घंटे लोग लाइन में लग के, एनडीसी का मुद्दा है, एनडीसी ही नहीं मिलती लोगों को। तो ये तो बिल्कुल फ्लॉप सरकार है, और मतलब वादे करते रहे हैं। तो इस बार अंबाला के लोगों ने पूरा अपना मन बनाया अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए,
और अपने घर के प्रति ईमानदार होकर वोट डालने के लिए, क्योंकि लोगों को अब दिख रहा है एक तरफ अत्याचारी है और एक तरफ भ्रष्टाचारी है, तो लोगों ने पूरा एक मन बनाया हुआ है। देखो, किसानों ने विरोध जरूर हमारा कराया था, क्योंकि जो हम भाजपा के साथ गए थे उसमें दुष्यंत जी ने अपनी माफी मांग ली थी। हमारे से बड़ी गलती होगी थी, मानू जाना नहीं चाहिए था। आगा उन्होंने बोल भी दिया था भी भविष्य के अंदर अगर हमें सपोर्ट लेनी पड़ी, हम सपोर्ट इस चीज की नहीं लेंगे कि हम उनके पीछे लगाएंगे। वो हमारे पीछे लगते हो तो मानो सपोर्ट कर दो, अदरवाइज हम उनके साथ नहीं जाएंगे। क्लियर उन्होंने अपने बयान में कह दिया। रही दूसरी बात, मेरे घर पे 2 झंडे तो लग रहे थे। मैं आज का नहीं हूँ किसान संगठनों के साथ, मैं तो बहुत पुराने से हूँ। जब क्योंकि वो मेरा कीता है, जहां से मुझे आमदनी आती है, मैं वो काम करता हूँ, मुझे पैसा आता है, तो मैं अपने कीते से कैसे धोखा कर दूंगा। तो मैं उस तरफ किसानों के साथ भी खड़ा हूँ, पर दूसरी तरफ मैं अपनी पार्टी भी नहीं छोड़ रहा, पार्टी के साथ भी खड़ा हूँ। अब मुझे पीछे से किसानों ने बुला लिया था, मैं एक यहाँ दुसड़का गुरुद्वारा साहब है, तो वहां पे बुला लिया, तो मैं उनके उसमें गया था। जो जब वाटर कैनन के उसको छोड़ने की बात आई थी और एडिटेशन करना था डीसी ऑफिस में, तो मैं वहां गया, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैं बुलाया तो उनके बाद मैं जाके मैं फिर वहां भी यही बात कही थी, मैं एक पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं किसान अपनी बात रखा, मैं किसान ना के तौर पर मैं आपके बीच में। फिर भी उन्होंने मुझे टाइम दिया 2 मिनट बोलने के लिए, मैं वहां अपनी बात रखी, क्योंकि मैं किसानों के साथ घासी नाम नैन का नाम जो सुना। जी, मैं डॉक्टर किरण पूनिया, और मुझे जननायक जनता पार्टी ने लास्ट टर्म में MP का चुनाव लड़ने का मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आज़ाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो संयुक्त हमारे उम्मीदवार हैं विधायक के तौर पर, जो जिनको टिकट मिला है अम्बाला सिटी से, पारुल नागपाल जी, उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देती हूँ। और उनके लिए वोट की अपील करती हूँ, क्योंकि हमारे जो दोनों ही पार्टीज़ के जो हमारे नायक हैं, जो दोनों ही 36 साल के युवा हैं, युवा सोच को पूरे जोश के साथ, पूरे जोश के साथ वो अपने इस प्रांत में आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि ऐसे युवा साथियों को मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा पारुल नागपाल जी को वोट देकर जो अम्बाला सिटी की जनता है वो उनको जिताने का काम करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वाटरफॉल की है। वाटर हमेशा पानी अम्बाला में आता है और कपड़ा मार के डूब जाती है। मिनटों की बारिश में जो है जलथल बन जाता है यहाँ पे इसके और कपड़ा इतना ख़राब हो जाता है कि दुकानदार परेशान है। और एक किसानों को लेकर के किसान आज भी मोर्चे में बैठे हुए हैं, और सरकार ये बैरियर जो खोल नहीं रही, उससे आम जनता को भी बड़ी परेशानी हो रही है आने जाने में। अगर किसी को लुधियाना जाना पड़ता है तो उसको 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है लुधियाना के लिए। तो इसके बारे में क्या कहोगे? ये जो पानी की समस्या है अम्बाला शहर की, ये काफ़ी पुरानी समस्या है, और जिसके लिए बहुत सारे जो प्रयास किए जाने चाहिए थे उतने प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। तो अगर संयुक्त मोर्चे की हमारी सरकार आती है तो निस्संदेह इस तौर पर, इस बात पर गौर किया जाएगा, और जो ये पानी की समस्या है उसको निजात पाने का हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। मैम, सारी पार्टी काफ़ी लंबे समय से शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं और सरकार उसका रास्ता नहीं खोल पा रही, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? लेकिन मैं इस बात की निंदा करती हूँ, मैं पर्सनल तौर पे इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए, ताकि आम जनता को भी सुविधा हो और वो अपनी डिमांड को शांतिपूर्वक ढंग से रख दें। क्योंकि अगर रास्ता रोका जाएगा, किसानों को रोका जाएगा, जो आक्रोश है वो दबने की बजाय बढ़ेगा। तो उस आक्रोश को हमने शांत करना है, और अगर हमारी सरकार आती है निस्संदेह तौर पर हम ये रास्ता खुलवाने का काम करेंगे। सरजीत कौर, महिला सेल। मैं 20 साल से पार्टी में काम कर रही हूँ, पहले इनेलो में थे और अब जननायक जनता पार्टी में। शुरू से हम एक ही पार्टी में, हम लोग एक ही पार्टी में। तो जो महिला विंग की तरफ से मैं कार्य कर रही हूँ पार्टी में, और ये जो किसानों के मुद्दे आप बोले, किसानों से हमें ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि किसानों के ऊपर जब भी ट्रैक्टर पे टैक्स लगा तो सबसे पहले दुष्यंत चौटाला जी थे जो ट्रैक्टर लेके संसद में गए और उस पर से टैक्स हटवाने का काम किया। हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं कहने के लिए, जैसे कि ताऊ देवी लाल जी ने पेंशन लगाई, वो पौधा लगा दिया जो जनता के मन में हमेशा रहेगा। कांग्रेस और बीजेपी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ नारे ही दिए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं वो आप सब देख ही रहे हैं कि 6 बजे के बाद बेटियां बाहर निकल ही नहीं सकती, क्योंकि वो कभी भी हमारी पार्टी, हमारी जननायक जनता पार्टी और हमारे जननायक ताऊ देवीलाल की रीस कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। जब किसानों के ऊपर वक्त पड़ा तो तब हमारे दुष्यंत चौटाला मान लो
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मान लो, सबसे पहले उन्होंने ही मुद्दे उठाए। ये दूसरी पार्टियों ने कभी आज तक किसानों का मुद्दा नहीं उठाया। इसलिए हमें पता है अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले किसानों के बारे में ही सोचेंगे हमारे दुष्यंत चौटाला जी, क्योंकि वो खुद एक किसान है। और आपने बेटियों की बात की, यहाँ बेटियों के नाम पे काफ़ी पैसे खर्च किए गए अम्बाला में, चौक भी बना दिया गया। अगर वो पैसा बेटियों के ऊपर लगता तो कितना अच्छा होता। हाँ जी हाँ, बहुत, क्योंकि ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा है। चौक बना दिए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर आप फील्ड में जाकर अंदर जाके बेटियों की पुकार के सुनो तो बेटियां 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाती हैं। वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं। मैं खुद अपने गांव की जुबानी बताना चाहती हूँ जो हम पे खुद पे बीती है। गांव लदाना है, उसमें 5वीं तक का स्कूल था, तो हमने कई बार कोशिश की कि हमारे स्कूल को आगे बढ़ाया जाए 10वीं तक का, क्योंकि बहुत ही गांव में ऐसे होते हैं बुजुर्ग जो लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहते। कुछ लड़कियां हैं जो 5वीं पढ़ के 5वीं तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि उस गांव में स्कूल आगे नहीं बढ़ा। और जो 5वीं तक का स्कूल है उसको भी कई बार बंद करने की कोशिश की गई है। तो क्या करें वो बेटियाँ, वो मजबूर है। ऊपर से तो कहते हैं एक साक्षात नारी है और इनको हमें एजुकेटेड बनाना है, लेकिन ऊपर से उनको घर में ही रख के उनको बैकवर्ड बढ़ाया जा रहा है। उन्हें बिल्कुल शिक्षा नहीं मिल रही, ताकि अगर उन्हें शिक्षा मिलेगी वो आगे बढ़ेगी। तो जब हमारे डिप्टी सीएम अब हरियाणा में थे तो इन्होंने अपने जो हरियाणा लेवल पे पेंशन बढ़ाने का काम किया। अगर बीजेपी सरकार इतने अपने आप को कहती है, इन्होंने यूपी में और राजस्थान में क्यों पेंशन बढ़ाई, ये पेंशन हरियाणा में ही क्यों बढ़ी? क्योंकि ये सिर्फ करे कराए पे शेर बनते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने हमेशा जनता को लूटा है और ये ऐसे ही लूटते रहेंगे। सबसे पहले जब सत्ता में आई इन्होंने देश की सिक्योरिटी को कमज़ोर किया, हमारे फौज सिस्टम को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो जब देश की सिक्योरिटी ही ख़त्म होगी तो देश क्या सुरक्षित होगा? तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो हमारे पारुल नागपाल जी को टिकट दिया गया है, हम तन मन धन से इनको वोट दें, ताकि आने वाले टाइम में गठबंधन में रहकर पारुल जी एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं जो गांव-गांव में जाकर गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं। और आंखों के कैंप भी लगाए गए हैं जहां पे जिन बच्चों के पास फीस नहीं है उन्हें पढ़ाया भी जा रहा है, और स्कूलों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिस गांव में प्राइमरी स्कूल है वहां पे हम हाई स्कूल बनवाएं। लेकिन ये तभी संभव होगा अगर जनता इनको सत्ता में लेकर आएगी और हमारी गठबंधन की ये सरकार आगे तक चले। तो इसलिए पारुल नागपाल जैसे युवा को टिकट मिली है और उन्हें आगे बढ़ाएं और उन्हें एक एक वोट देकर कामयाब बनाएंगे। मैं यही सबसे अपील करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड, मैंने अभी हाल ही में मैंने जेजीपी ज्वाइन किया। और मैंने क्यों ज्वाइन की, क्योंकि मुझे ये पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा संयुक्त एसपी का जो गठबंधन है, यहाँ पे युवा नेता हैं। और ये आप ये देखना कि आने वाले समय में कितना ये लोगों के लिए काम कर सकेंगे। अगर आप ये देखें अम्बाला की हालत क्या है, बद से बदतर है। अगर आप कपड़ा मार्केट में देखते हो तो वाटर लॉगिंग है, पानी की निकासी नहीं है। अगर आप चौकों पे देखते हो तो मूर्तियाँ नई नई बना के लगा दी। अरे जो पुरानी मूर्तियाँ थी उनको क्यों ढाया, पहले वही लगे रहने देते, वो पैसा यही यूज़ करते ना। पैसा तो हम लोग देते हैं टैक्स में और वो उसका दुरुपयोग हो रहा है। अब ये देखो, अगर यही जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, अगर ये अच्छे से इनका सिस्टम बनाए तो ये सारा सिस्टम ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ये कहना कि नहीं ये तो पहले से चला आ रहा है, नहीं ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। और अगर आप दूसरी तरफ से आ जाते हो, जैसे किसानों की बात, आपने किसानों का मुद्दा उठाया, किसान बैठे हुए हैं वहाँ पे बेचारे, अपने घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं। अरे उनसे बात कर लो ना जाके, उनकी क्या समस्या है उनसे सुनो। अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग जाके सुनेंगे उनकी समस्याएं और हम उनको रेक्टिफाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? यही तो है। अब अगर हमारी सरकार आती है तो हम मुआवजा भी हम जैसे इनकी फसलें ख़राब हुई है तो हम 25,000 तक बढ़ा के देंगे। अगर हम रिजर्वेशन का आता है महिलाओं के लिए, अगर आप देखते हो तो महिलाओं के लिए भी जैसे 50% इन्होंने रिजर्वेशन करी थी पहले पंचायत के में, अब टीचिंग डिपार्टमेंट में भी 50% महिलाएं आए। और इसी तरीके से जैसे राशन डिपो में महिलाओं को 33% दिया गया। ये सारा हमारे जो अपना दुष्यंत चौटाला जी हैं इन्हीं की वजह से है। ये पार्टी बहुत पुरानी है, ताऊ देवीलाल से ऐसी हो रही है।
और इनका जैसे गठबंधन है काशी राम जी से होता है, तो अगर आप वोट देते हो, अगर मैक्सिमम वोट देते हो, और मैं आपको मतलब मैं गारंटी लेती हूँ कि जितने जो काम हैं, जो रुके हुए काम हैं, जो होते नहीं हैं, वो हम करके दिखाएंगे। और सारा कुछ पॉसिबल है। अगर आप वैसे देख लो, अगर मिक्सी मार्केट है तो वो ख़त्म है, अगर आप साइंटिफिक मार्केट है तो वो ख़त्म है। जबकि अम्बाला में यही चीज़ें तो थी जो आगे आ सकती थी और आप दिखा सकते थे, सारी दुनिया में दिखा सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे किसी ने फंडिंग ही नहीं की। अगर फंडिंग आती है तो वहाँ यूज़ ही नहीं होती है। क्यों? इन्होंने अपने ही वो काम करने, अपने पर्सनल काम करने। और ये चीज़ें हैं, ये मुद्दे हैं, काफ़ी मुद्दे हैं जो हमारी सरकार आती है तो हम ये सारे करके दिखाएं। और मैं दावा करती हूँ कि अगर आप हमारे जो कैंडिडेट हैं पारुल नागपाल जी को मैक्सिमम वोटें देते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि ये सारे मुद्दे जो है सारे उठा के और ये सारे काम कर देते हैं। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।